बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सभी पत्रकार साथियों, बहनों और भाइयों को हमारा सलाम व आदाब। जमात-ए इस्लामी हिंद की इस मंथली प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम आपका वेलकम करते हैं, आपका स्वागत करते हैं। और जैसा कि आपको मालूम है कि ये हमारी रूटीन मंथली प्रेस कॉन्फ्रेंस है और इसमें हमने इस महीने में जो इम्पोर्टेंट इश्यूज़ हमारे देश और पूरे इंटरनेशनल लेवल पर जो इश्यूज़ हमारे सामने आए हैं, उनमें से कुछ को हमने आज अपने प्रेस नोट में सेलेक्ट किया है। तो एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ जो अभी हुई है, और अभी पार्लियामेंट का सेशन चल भी रहा है और हमारी हुकूमत ने इंटरिम बजट का सेशन चल रहा है और जो बजट पेश किया है, जाहिर है फाइनल बजट तो नई गवर्नमेंट पेश करेगी जब नया इलेक्शन होगा। तो ये इंटरिम बजट जो पेश हुआ है, उस पर जमात-ए इस्लामी हिंद ने उसको बारीकी से देखा है। उसमें 2-3 बातें हम समझते हैं कि बहुत ज़्यादा सीरियस हैं और वो बातें ऐसी हैं जिनको हम पहले भी कहते रहे हैं। एक बात तो ये है कि जो हमारा सोशल सेक्टर है, सोशल सर्विस सेक्टर है, हेल्थ और एजुकेशन, जिसके बारे में हम बहुत पहले से ये कहते रहे हैं कि ये बजट हमारा जो पेश किया जाता है हर साल, हम उसकी डिमांड करते हैं कि हेल्थ पर हमारा कम से कम 3 या 4% ऑफ जीडीपी खर्च होना चाहिए। और एजुकेशन जो हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसमें भी ये बात रिकमेंड की गई है कि एजुकेशन पर कम से कम 6% ऑफ जीडीपी वो हमारा बजट होना चाहिए। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि इस बजट में भी इसका ख्याल नहीं रखा गया है और इस बजट में भी ये बहुत कम बजट है हेल्थ पर। और हालांकि अमाउंट के लिहाज से थोड़ा बढ़ाया ज़रूर गया है कि 86,175 करोड़ जो पिछली बार था, अब उसको 87,656 करोड़ किया गया है हेल्थ का बजट। लेकिन अगर आप 5% इन्फ्लेशन को इसमें शामिल करें तो ये बजट काफ़ी कम है, घट जाता है। यानी पहले के मुकाबले में 3.17% की कमी इसमें आ गई है अगर हम इन्फ्लेशन को उसमें शामिल करें। इसी तरह से एक बहुत पॉपुलर स्कीम जो आम लोगों के लिए हेल्थ की स्कीम प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना की थी, उसका बजट घटा दिया गया है और आप देखेंगे कि उसके बजट में 33% की कमी कर दी गई। पिछली बार ये बजट 3,365 करोड़ था, अब 2,400 करोड़ इस बार रखा गया है। 33% की कमी इसमें आई है। माइनॉरिटीज़ के लिए जो बजट रखा जाता है, उस बजट में भी कमी आई है और ये बहुत अफसोसनाक है कि कई स्कॉलरशिप्स, प्री मैट्रिक और मौलाना आज़ाद फेलोशिप वगैरह, इनको बंद कर दिया गया है। और हालांकि मदरसा एजुकेशन के लिए कुछ बजट पहले के मुकाबले में बढ़ा है, यानी 2 करोड़ के मुकाबले में 5 करोड़ किया गया है। लेकिन ये 2 करोड़ पहले 10 करोड़ को घटाकर 2 करोड़ किया गया था, उसके बाद 5 करोड़ हुआ है। तो जमात इस्लामी हिंद ये समझती है कि हमारी हुकूमत को आम लोगों के बारे में और भारत जैसे देश में हेल्थ और एजुकेशन पर जो हमारा बजट आना चाहिए, वो बजट जितना ज़रूरत है उससे बहुत ही कम है। अभी भी हमको बहुत आगे जाने की ज़रूरत है। इसके अलावा इस बार टैक्स में कोई रिलीफ नहीं दिया गया है, तो आम लोगों के लिए इस बजट में कोई ऐसा रिलीफ नहीं मिलता है। दूसरी बात जो हमने अपने प्रेस नोट में शामिल की है, वो हमारा एक ब्रॉडकास्ट बिल है जिसका संबंध आप सब लोगों से भी है। और हम देख रहे हैं कि 2014 के बाद से मौजूदा जो हुकूमत है, वो प्रेस की फ्रीडम को और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को बहुत ही श्रिंक करती जा रही है, उसका दायरा छोटी करती जा रही है और गवर्नमेंट के खिलाफ या गवर्नमेंट को के बारे में नेगेटिव कमेंट या गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ पर क्रिटिसिज्म जो है, उसको ये हुकूमत बर्दाश्त नहीं कर रही है। और धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि मीडिया पर
तो पहले से बहुत सी पाबंदियां हैं, लेकिन अब ये जो नया ब्रॉडकास्ट बिल लाया गया है और इसमें न्यूज़ की डेफिनेशन को जो बहुत बड़ा एक्सटेंड कर दिया गया है, और उसमें एनालिसिस को भी और व्यूज़ को भी, और जो कंटेंट आप हम जनरेट करते हैं, और OTT जो प्लेटफॉर्म्स पर जो डॉक्यूमेंट्रीज़ या छोटी फिल्म्स बनाई जाती हैं, उन सब को उस दायरे में ले लिया गया है। और एक किस्म की ये सेंसरशिप है जो और ज़्यादा सख्त कर दी गई है, और उस पर बहुत पनिशमेंट भी काफ़ी रखा गया है कि आप उस पर पेनलाइज भी किया जा सकता है, उसको बंद भी किया जा सकता है, कंटेंट को हटाया भी जा सकता है, आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है। तो हम देख रहे हैं कि मीडिया जो एक डेमोक्रेसी का एक बहुत मजबूत पिलर है, उसको धीरे धीरे उसको कमज़ोर करने की कोशिश में ये ब्रॉडकास्ट बिल एक और बड़ा कदम है। और हम समझते हैं कि इससे हमारी डेमोक्रेसी बहुत कमज़ोर होगी, और लोगों को अपनी बात रखने की जो आज़ादी है और हुकूमत के पॉलिसीज़ पर जो क्रिटिसिज्म की आज़ादी है, उस आज़ादी को धीरे धीरे एक तरह से ख़त्म किया जा रहा है। और हम डेमोक्रेसी के बजाय एक बहुत ही एक डिक्टेटोरियल और अथॉरिटेरियन रेजीम की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो जमात इस्लामी हिंद समझती है कि हुकूमत को चाहिए कि वो इस बिल को एक तरह से वापस करे, और जो प्रेस की और लोगों की जो फ्रीडम है, उस फ्रीडम को बचाना हम सब के लिए ज़रूरी है। और आपकी भी ये जिम्मेदारी है, मीडिया के साथियों की भी, कि इसको बहुत सीरियसली लिया जाना चाहिए। इसके अलावा दो और बातें हुई है जो हमारे प्रेस नोट में तो शामिल नहीं है, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट हैं, कि जो लोग गवर्नमेंट जिनको समझती है कि वो उनके ख़िलाफ़ राय रखते हैं या गवर्नमेंट पर क्रिटिसिज्म करते हैं, ऐसे लोगों को दबाने और ऐसे लोगों की आवाज़ को दबाने की बराबर कोशिश ईडी के ज़रिए, सीबीआई के ज़रिए, आईटी रेड्स के ज़रिए से की जा रही है। और उसमें एक नया एडिशन आपने अभी देखा होगा, हर्ष मंदर साहब, जो बहुत बड़े सोशल एक्टिविस्ट हैं, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, लोगों के हुकूक के लिए, लोगों के राइट्स के लिए आज से नहीं बरसों से काम कर रहे हैं और ब्यूरोक्रेट रहे हैं। उनके घर पर जो है वो छापा डाला गया है और उनको डराने धमकाने की कोशिश हो रही है। तो ये जो इसके हम बहुत सख्त अल्फाज में हम इसकी मजम्मत करते हैं, इसको कंडेम करते हैं कि ये जो रवैया है हमारी हुकूमत का, कि हुकूमत से अलग राय रखने वाले या हुकूमत के बातों पर क्रिटिसिज्म करने वाले लोगों और इदारों को, इंस्टीट्यूशंस को इस तरह से निशाना बनाया जा रहा है। उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने अभी एक कमेटी बनाई थी यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, और अब उस कमेटी ने एक ड्राफ्ट तैयार किया है यूनिफॉर्म सिविल कोड का उत्तराखंड में, और उसको चीफ मिनिस्टर को पेश किया है, और अब वो वहाँ की असेंबली में पेश होगा। इस पर हमारा कहना ये है, पहली बात तो ये कि आखिर जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जिस यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई है वो तमाम स्टेट्स के लिए एक जैसा होना चाहिए, तो क्या कोई एक स्टेट, हर स्टेट अलग अलग अगर कॉमन सिविल कोड बनाएगा तो क्या उसको कॉमन सिविल कोड कहा जा सकता है? नंबर वन। दूसरा ये कि उसमें जो ड्राफ्ट में ये बात कही गई है कि ट्राइबल्स को, आदिवासियों को उससे अलग रखा जाएगा। जब आप एक्सक्लूड कर रहे हैं किसी ग्रुप को, तो फिर आप उसको यूनिफॉर्म कैसे कह सकते हैं? और तीसरी बात जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हम समझते हैं कि ये एक तरह से ख़ास तौर से मुस्लिम कम्युनिटी को निशाना बनाने, और पूरे मुल्क में 2024 का जो इलेक्शन आने वाला है उसके लिए एक माहौल तैयार करने। हालांकि उत्तराखंड के स्टेट में मुसलमानों की पॉपुलेशन भी बहुत कम है, लेकिन वहाँ वो एक्सपेरिमेंट करके और एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और उसमें जिन चीज़ों को लाया गया है वो चीज़ें भी बड़ी अजीब सी चीज़ें हैं, और वो पहले से भी मौजूद हैं हमारे उसमें, कि एक से ज़्यादा शादियाँ और हलाला और ट्रिपल तलाक, जिन पर पहले से सब चीज़ें आ रही हैं। तो हम समझते हैं कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड जो उत्तराखंड में लाने की कोशिश हो रही है, ये एक किस्म का मुसलमानों को निशाना बनाकर इस पूरे मुल्क के माहौल को पोलराइज करना और 2024 के इलेक्शन में उससे फ़ायदा उठाने की
कोशिश, ये हम जमात इस्लामी हिंद इस तरह की जो कोशिशें की जा रही हैं उनको हम कंडेम करते हैं, और इसको मुल्क के लिए और मुल्क की तरक्की के लिए हम बहुत ही नुकसानदेह समझते हैं। तो ये कुछ बातें थी। इसके अलावा जो दो और इश्यूज़ हैं, एक इज़राइल और गाज़ा में जो कुछ चल रहा है काफ़ी दिनों से, उस पर हमारे सेक्रेटरी सुहेल साहब, और ज्ञान व्यापी मस्जिद का मसला जो बहुत हॉट है इन दिनों में, और भी दूसरी मसाजिद के बारे में जमात इस्लामी हिंद क्या सोचती है, हमारे मलिक मोहतसिम खान साहब उस पर इज़हार ख्याल करेंगे। भाइयों बहनों, जैसा कि हम जानते हैं 3 महीने से वॉर ऑन गज़ा जो इज़राइल के तरफ से जो किया जा रहा है, जो अनप्रेसिडेंटेड है, जो मॉडर्न हिस्ट्री में इतना बड़े पैमाने पे बम्बार्डमेंट ऑफ सिविलियन लोकेलिटीज़ और जेनोसाइडल वॉर जो कैमरा के सामने लाइव जो हम देख रहे हैं फ़लस्तीन के अंदर, इसको बहुत ही खुशी की बात है कि दुनिया के एक मुल्क साउथ अफ्रीका ने इज़राइल को ICJ में, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अकाउंटेबल बनाने का कोशिश किया। तो उसके बारे में जमात इस्लामी हिंद का मौक़िफ़ यहाँ मैं पढ़ना चाहूँगा। जमात इस्लामी हिंद वुड लाइक टू रजिस्टर इट्स अप्रिशिएशन ऑफ साउथ अफ्रीका फॉर इट्स बोल्ड एंड टाइमली मूव टू ड्रैग Israel to the United Nations highest judicial body. In keeping with its glorious legacy of fighting colonialism, occupation and apartheid, South Africa took up cudgels on behalf of Palestine and pleaded before the ICJ that Israel was responsible for serious breaches of humanitarian law and was committing acts of genocide in Gaza. South Africa stands vindicated as the ICJ has said in no uncertain terms that Gaza must be protected from acts of genocide and related prohibited acts identified in Article 3 and the right of South Africa to seek Israel's compliance with the latter's obligations under the convention. Jamaat Islami Hind welcomes certain observations by the ICJ, especially those mentioned in paras 54, 78 and 79, although we are disappointed with the ICJ did not explicitly call for an immediate ceasefire in Gaza. The positive aspect of the ICJ ruling is that it specifically accomplishes the goal of preventing genocide and serves as a moral and legal condemnation of Israel for its airstrikes on healthcare facilities and densely populated civilian areas. The fact that 15-2 majority within the ICJ favored most of the provisional measures shows a broad consensus over Israel agreeing to refrain from genocidal war. We urge the government of India, the international community, along with Muslim countries, to press Israel for an immediate ceasefire in Gaza. The indictment of Israel in ICJ should be extended to achieving peace and cessation of hostilities in the Gaza Strip. Though a ceasefire has been reached in the discussions yesterday and day before, it has to come into immediate execution today itself. This is what we would like to demand to the Israel and also the international community. Thank you. Over to Malik Motasim Khan Saab. He will brief regarding the Gyanvapi issue. दोस्तों, जामे मस्जिद बनारस जो ज्ञानवापी महल्ले में वाक़ है, इसलिए उसको ज्ञानवापी मस्जिद भी कहा जाता है। ये एक तारीख़ी मस्जिद है, क़दीम मस्जिद है। तकरीबन 500 साल 600 साल से ये मस्जिद वहाँ आबाद है और पाबंदी के साथ वहाँ नमाज जारी है और आज भी वहाँ नमाज़ों का सिलसिला जारी है। मुसलमानों को पड़ोस में मंदिर होने से कोई शिकायत नहीं है और गैर मुस्लिम भाइयों को भी सदियों से वहाँ पड़ोस में मस्जिद होने पर कोई शिकायत नहीं रही है। लेकिन इन दिनों ये मसला ज़ेर बहस आ गया है। अब जो इंतज़ामी कमेटी है वो मस्जिद का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहती है और उस मस्जिद का जो साउथ सेलार है, जो मस्जिद ही का हिस्सा है, ऐसा नहीं होता है कि मस्जिद का तहखाने में कोई मंदिर हो और मस्जिद के बाला खाने ऊपर में कोई मस्जिद हो। ऐसा नहीं होता है। पड़ोस में तो हो सकते हैं
तो अब जो दुश्वारी पेश आ रही है वो दुश्वारी वो अदलिया में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जो बहस जारी है वो बहस है। लोग सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जिला कोर्ट, उनका काम यह है कि हम जब पहुंचे, जो मजलूम है, जिसको दुख है, तकलीफ है, तो वो उसके इंसाफ करे। लेकिन हालिया दिनों में तकरीबन 24 पिटीशंस वहाँ मुख्तलिफ कोर्ट में जामा मस्जिद बनारस के खिलाफ दायर की गई है और क्लेम यही है कि ये मस्जिद नहीं है, ये तारीख में कभी मंदिर था और अब ये इसको मंदिर होना चाहिए। अब जो हालिया दिनों जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है, वो जजमेंट में ये बात बताई गई कि तकरीबन कई दिनों से 2013 तक वहाँ पर पूजा होती थी सेलार में, उसको बंद कर दिया गया था 1993 तक। जबकि हकीकत यह है कि उस सेलार में जो स्टोर रूम का काम करता है, वहाँ पर तारीख में आज तक, ये फैसला होने तक, कभी वहाँ पूजा नहीं होती थी। अब जो बात ASI रिपोर्ट की कही जा रही है, ASI की रिपोर्ट जो पेश की गई है उस पर कोर्ट में बहस नहीं हुई है। ASI की रिपोर्ट सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है, दोनों के इम्कानात हैं। बाबरी मस्जिद के इशू में भी ASI की रिपोर्ट को अदालत ने तस्लीम नहीं किया था और एक दूसरा अदालत का ऑब्जर्वेशन था, इसलिए ASI की रिपोर्ट कोई बेस नहीं है। वो सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, तो उसको भी एक हवा बनाकर पेश किया जा रहा है। फिर जो फरीक है वह इंतज़ामी कमेटी, वो चाहती थी कि हाई कोर्ट में जाके वो अपील करे, लेकिन जैसे ही फैसला हुआ सुबह होने से पहले उस पर अमल कर दिया गया। तो ये जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो उसमें रोल है, ये खुद भी उस इशू को पूरा मशकूक बना रहा है। तो जो जुडिशरी का और जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है, उससे ऐसा लग रहा है कि जामा मस्जिद बनारस के हिस्से में कोर्ट का जो रवैया है, वो रवैया वो जो हम इंसाफ के तकाजे हैं, जो अदालत के तकाजे हैं, जो कानून के तकाजे हैं, वो उसको पूरा नहीं कर रहा है। ये मसला सिर्फ वहीं का नहीं है। असल में इस पूरे मसले को हम जब देख रहे हैं, अभी दिल्ली में हमने देखा कि मेहरौली के करीब में एक मस्जिद अखवन, जिसका केस भी कोर्ट में चल रहा है और पेशी होने वाली है, बगैर किसी इंफॉर्मेशन के उस मस्जिद को जमीनदोज कर दिया गया। थोड़े दिनों पहले न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से सुनहरी बाग की मस्जिद का मसला आया, नोटिफिकेशन दिया गया कि भाई रुकावट, ट्रैफिक में तकलीफ हो रही है, इसलिए इस मस्जिद को यहाँ से हटा देना चाहिए। तो अगर इन सब चीज़ों को जोड़कर अगर हम देखते हैं तो उससे ऐसा लग रहा है कि मस्जिदों के ताल्लुक से, मकबरों के ताल्लुक से जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन का जो रवैया है और जो हमारा जुडिशरी का जो रवैया है, वो रवैये में वो इन मस्जिदों को वो मस्जिदों की शक्ल में देखने में या उसके साथ इंसाफ करने में वो इंसाफ के तकाज़ों को पूरा नहीं कर रहे हैं। इससे कम्युनिटी में तकलीफ है, अनरेस्ट है। इसलिए हुकूमत की जिम्मेदारी है, पॉलिटिशियंस की जिम्मेदारी है, मीडिया की जिम्मेदारी है कि हम सब मिलकर इस मुल्क की बेहतरी के लिए काम करें। कोर्ट का काम सिर्फ डिसीजन देना नहीं है, कोर्ट का काम इंसाफ करना है। कमजोर आदमी भी है, माइनॉरिटी भी है, अगर वो हक पर है और उसकी बात सही है तो कोर्ट को कहाँ खड़ा होना चाहिए, ये सवाल हमें परेशान कर रहा है कि क्या कोर्ट हमेशा जो ताकत है या जिससे जो मेजॉरिटी है या जो जिसके ताल्लुक से प्रोपेगेंडा कर दिया जा रहा है, क्या इससे ही हमारी यहाँ की जुडिशरी मुतासिर हो जाएगी या वो इंसाफ की जो कदरें हैं उसको बाकी रखेंगी। तो मुल्क के मुस्तकबिल के लिए मसला सिर्फ एक मस्जिद दो मस्जिद का नहीं है, काशी का चल रहा है, मथुरा का आएगा और ऐसे बहुत से मसले आएंगे। तो इन सब में इन फैसलों से लोगों को गलत रास्ता मिलेगा। इसलिए इस मौके पर हम जुडिशरी से तो जुडिशरी में जाएंगे, वहाँ बात करें, लेकिन जो अवाम से भी हम चाहते हैं, हुकूमत से भी चाहते हैं, पॉलिटिशियन से भी चाहते हैं कि वो ऐसा माहौल बनाए कि
बातें एविडेंस की बुनियाद पे, प्रूफ की बुनियाद पे, हकायक की बुनियाद पे, उस सब के लिए एक उसूल तय कर दिया गया। वो उसूल ये है कि 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, ये पार्लियामेंट ने पास किया है, और उसमें ये बात है कि जो स्टेटस 15 अगस्त 1947 को जिस मजहबी मुकाम का है वही बाकी की रहेगा। ये एक बहुत ही बैलेंस्ड व्यू है और उस व्यू के मुताबिक ही आगे बढ़ना है। लेकिन ये कानून रहते हुए भी क्या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट इस कानून के खिलाफ फैसला कर सकती है? लेकिन फैसले हो रहे हैं। तो इससे यह लग रहा है कि खुद अदालतें हमारे मुल्क के बनाए हुए कानून की पाबंदी नहीं कर रही हैं। एक बहुत ही तशवीशनाक बात है। तो हम सब, पूरी आवाम और हम सब इस बात की कोशिश करेंगे कि हम अपना जो मुद्दा है, हमारी जो तकलीफ है, जहाँ तक हो सके हम इसको लोगों तक पहुँचाएं और अदलिया को, हुकूमत को, हुक्मरानों को और मीडिया को हम अपनी तकलीफ पहुँचाएं ताकि हम मामलात को सही रुख पर रख सकें। में यूसीसी का मसला है, उस पर हम चाहेंगे दोबारा आप एक बार बता दीजिएगा। शायद आपके आने में देर हुई होगी। मैंने बताया कि उत्तराखंड में वहाँ की गवर्नमेंट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की कोशिश तो बहुत पहले शुरू कर दी थी। एक कमेटी बनाई थी और कमेटी ने, बताया गया कि कमेटी ने लोगों से मशवरे लिए और अब उस कमेटी ने एक रिपोर्ट पेश की है चीफ मिनिस्टर को और उसमें कई सुझाव दिए गए हैं। उस रिपोर्ट पर अब बहस होगी वहाँ की असेंबली में। तो हमारे इस पर कई बुनियादी सवाल हैं। पहली बात तो हम ये कहते रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसी कोई चीज़ भारत जैसे प्लूरल सोसाइटी में मुमकिन नहीं है। इस तरह की कोशिश करना जो है वो पॉसिबल नहीं है। और ये बात लॉ कमीशन ने भी कही थी कि इस पर अभी 10 साल तक कम से कम इस पर कोई बात नहीं होनी चाहिए। तो ये जो कोशिश हो रही है उसमें साफ नज़र आता है कि एक तो एक स्टेट का कोई कोड बनता है तो क्या वो यूनिफॉर्म कहलाएगा? फिर उसमें से ट्राइबल्स को आप अलग करके कर देंगे तो क्या आप उसको यूनिफॉर्म कहेंगे? और साफ नज़र आता है उसमें जो प्रपोजल्स आए हैं कि ये मुसलमानों को टारगेट करके किया जा रहा है कि ऐसी चीज़ें लाई जाएं जो मुसलमानों की प्रैक्टिस में हैं, उनको किसी तरह से ज़ेर बहस लाया जाए, उन पर रोक लगाई जाए ताकि मुसलमान तकलीफ़ महसूस करें अपने मज़हब पर अमल करने में। ये जो मेंटलिटी है ये बहुत ख़तरनाक किस्म की मेंटलिटी है। हालांकि वो उससे कितना फ़र्क पड़ेगा अगर उत्तराखंड में ये लागू होता है, नहीं होता है, 2% बहुत कम तादाद वहाँ मुसलमानों की, लेकिन इस इशू को लाकर वो पूरे मुल्क को एक मैसेज देना चाहते हैं और पूरे मुल्क में एक किस्म का कम्युनल पोलराइजेशन 2024 के इलेक्शन को सामने रखते हुए वो लाना चाहते हैं। ये बात, ये इंटेंशन साफ जाहिर है। ये जो कुछ चीज़ें अभी हो रही हैं उनमें कहीं ना कहीं उसका संबंध सीधा 2024 के पार्लियामेंट के इलेक्शन से है, ताकि माहौल को इमोशनल बनाकर, पोलराइज करके लोग जो है आम मुद्दों पर, जो आवाम के मुद्दे हैं, मसाइल हैं, उन पर बहस करने के बजाय इस तरह के इमोशनल और पोलराइज करने वाले मुद्दों के माध्यम से वो इलेक्शन में फ़ायदा उठाना चाहते हैं। ये बात हम कहना चाहते हैं और फिर इसको दोहराना चाहते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे कोई चीज़ भारत जैसे एक प्लूरल सोसाइटी में पॉसिबल नहीं है। और अगर ऐसा करने की कोशिश की जाएगी मुसलमानों को तकलीफ़ पहुंचाने की नीयत से, तो वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के भी बहुत खिलाफ होगा। मलिक साहब, एक सवाल है। ये अदालतों के रवैये पर आपने तशवीश भी जाहिर की है, नाराजगी भी जाहिर की है। कल की मुस्लिम फसला बोर्ड की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप दोनों हजरात मौजूद थे, वहाँ भी अदालतों के रवैये पर सख्त तशवीश जाहिर की गई, अभी भी कर रहे हैं, उसी का भी इजहार किया गया। तो और उसके साथ साथ आप अदालत में जाने की भी बात करते हैं। तो जब अदालतों का रवैया ये है और आप मायूस हैं, फिर आप अदालत में क्या लेने जाएंगे? पहली बात तो ये है। दूसरी बात, आपने ये कहा कि इससे मुसलमानों में खासतौर से बेचैनी है। उस बेचैनी को कंट्रोल करने के लिए क्या आपके पास कोई लाएअमल है? देखिए, अदालतों के रवैये पर हमारा एहसास जो कल था वो आज भी है
कि अदालतों का रवैया जिस तेजी के साथ पक्षपातपूर्ण होता जा रहा है, और ऐसा लगता है कि अदालतें आगे बढ़कर हुकूमत की जो पसंदीदा चीज़ें हैं उनको करने की कोशिश में लगी हैं, और निशाना सीधे सीधे यहाँ मुस्लिम कम्युनिटी नज़र आती है। ये साफ नज़र आ रहा है। पिछले जितनी चीज़ें हुई हैं, बाबरी मस्जिद का फैसला आया, फैसला देने वाले चीफ जस्टिस जो थे वो बाद में राज्यसभा के मेंबर बन गए। यहाँ ज्ञान व्यापी में भी जिन साहब ने ये फैसला दिया, एक दिन पहले रिटायरमेंट से एक दिन पहले उनको भी कोई ना कोई चीज़ मिल जाएगी। तो ये जो ट्रेंड, अदालतों की जो क्रेडिबिलिटी है वो उस पर सवाल खड़ा हो रहा है, और उसकी क्रेडिबिलिटी को बरकरार रखना हम सब सिटीजन्स की जिम्मेदारी है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कोई मसला पैदा होगा तो हम अदालत में नहीं जाएंगे। अदालत से ठीक है, गवर्नमेंट से भी हमसे बहुत शिकायतें रहती हैं, लेकिन गवर्नमेंट हमारी है, उसको ठीक करना, उसको सही रुख पर लाना, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो अदालतों के रवैये पर हमें तशवीश है, और उनका रवैया कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक और बिल्कुल निष्पक्ष होना चाहिए। जो इस वक्त लग रहा है कि वो मुतासिर हो रहा है, लेकिन उसको ठीक करना भी हमारी जिम्मेदारी है, और ज़रूरत पड़ेगी तो अदालतों ही के ज़रिए से हम अपनी चीज़ों को वहाँ ले जाएंगे। इंजीनियर साहब, सवाल ये है, ज्ञान वापी मस्जिद हो या महरौली की मस्जिद हो और तमाम वो मसाजिद जिस पर नजरें हैं, तो आप जैसी तंजीमें क्या कर रही हैं, कौम को क्या मैसेज देंगे कि इसको कैसे बचाएंगे? क्योंकि वो बेचैन है, क्योंकि आप लोगों को फॉलो करती है, तो आप उनको कैसे समझाएंगे कि हम इनको बचाना चाहते हैं और आप तमाम लोगों के लिए काम कर रहे हैं? क्या तरीका आपके पास? देखिए, हमारे देश में लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में हम सब सिटीजन मिलकर हुकूमत चुनते हैं, और अब ये हुकूमत की जिम्मेदारी होती है कि उस देश में लॉ एंड ऑर्डर को वो मेंटेन करें। हुकूमत की जिम्मेदारी होती है कि वो वहाँ के नागरिकों की सुरक्षा के लिए माकूल इंतज़ाम करें। हुकूमत की जिम्मेदारी होती है कि वो वहाँ के रिलीजियस प्लेस या और दूसरे इंस्टीट्यूशन सबकी हिफाजत करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। तो असल जिम्मेदारी ये हुकूमत की है। तो हम सब इसमें सिर्फ मुसलमान नहीं हैं, बल्कि सब ये तवज्जो दिलाएंगे हुकूमत को कि मंदिरों, मस्जिदों, गिरजाओं, दूसरे इबादत गाहों, उन सब की हिफाजत करना, कानून के मुताबिक काम करना, ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। तो जो हो रहा है उस पर भरोसा कैसे करेंगे? भरोसा टूट रहा है, भरोसा टूट रहा है, लेकिन क्योंकि मुल्क भी हमारा है, लोग भी हमारे हैं, और सरकार जो बनी है वो भी हमारे आपके वोट से बनी है, इसको ठीक करना भी हमारी जिम्मेदारी है। तो इसको ठीक करने की कोशिश आप हम सब मिलकर करेंगे। जहाँ गलत हो रहा है, हुकूमत अपना अगर राज धर्म नहीं निभा रही है तो उसको राज धर्म निभाने के लिए मजबूर किया जाना चाहिए आवाम की तरफ से, और वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा संविधान है, उसके तहत हुकूमत जो है जिम्मेदारियों को निभाए। और सिटीजन्स के या माइनॉरिटीज़ के राइट जहाँ पर उन पर हमला होगा, तो यहाँ जो इंस्टीट्यूशन मौजूद हैं, अदालतें हैं, उनके ज़रिए कोशिश की जाएगी, आवाम में बेदारी लाने की कोशिश की जाएगी, आवाम को समझाने की कोशिश की जाएगी। तो आवाम के दबाव से हुकूमतें अपना रवैया बदलती हैं। और अब तो अजीब बात ये हो रही है कि हमारी अदालतें भी ये देख रही है कि भीड़ किस तरफ सोच रही है और भीड़ क्या सोच रही है, हुकूमत क्या सोच रही है, दलील के मुकाबले में अदालतें अब ये सोचने लगी हैं। तो ये हमारी कमज़ोरी है, ये हमारे देश की कमज़ोरी है, हमारी अदलिया कमज़ोर हो रही है, इसका हमारी डेमोक्रेसी कमज़ोर हो रही है। तो इसको ठीक करना भी हमारी सबकी आपकी जिम्मेदारी है। अभी आपने पीछे कहा था कि ऐसे जो जज चेंज हो रहे हैं, मतलब उनका रिटायरमेंट का टाइम होता है और वो ऐसे फैसले दे जाते हैं, तो क्या अक़लियत के हिसाब से देखा जाए, क्या जमीयत उलेमाए हिंद या जमीयत इस्लामी हिंद इस पर कोई ऐसे जजों पर कार्रवाई करने की कोशिश करेगी? जज पे क्या कार्रवाई? हम तो ये कहते हैं कि ऐसा कानून बनना चाहिए कि कम से कम 5 साल तक कोई भी जज रिटायरमेंट के बाद कोई असाइनमेंट उसको नहीं मिलना चाहिए, उसकी पाबंदी होनी चाहिए। तो ये तो हुकूमत चुनते ही इसलिए हैं हम। आप हुकूमत का काम हमसे क्यों कराएं? हुकूमत इसलिए चुनते हैं कि इस मुल्क को कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चलाएं, और नहीं चलाएं तो आप और हम मिलकर हुकूमत को मजबूर करें कि वो उस कानून के मुताबिक काम करें। जी बोलिए। एक मस्जिद को शहीद करने के जो कलीदी मुलजिम के तौर पे जाने जाते हैं लाल कृष्ण आडवाणी, जिनकी उस रथ यात्रा के बाद पूरे देश में बड़े पैमाने पर दंगे हुए, आज भारत सरकार ने ऐलान किया है कि उनको भारत रत्न दिया जाएगा।
कैसे देख रही जमात साहब? ये जो पूरा हमारे मुल्क का माहौल है, ये अब जो हुक्मरान हैं, नफरत की सियासत, दस्तूर के उसूलों की पामाली और जमहूरी जो हुकूक हैं, जमहूरी जो इक़दार हैं, डेमोक्रेटिक जो वैल्यूज़ हैं, उन सब को पामाल करते हुए ये मौजूदा सरकार काम कर रही है। तो मौजूदा सरकार से इस बात की तवक्को रखना कि वो ऐसे लोगों को इनाम देगी जो अमन और इंसाफ का काम कर रहे हैं, तो मौजूदा सरकार का रवैये के ऐन मुताबिक है कि वो बाबरी मस्जिद को तोड़ने वालों को इनाम दे। तो जो कुछ हुकूमत ने किया है, हुकूमत उनके जो अपने मकसद है उस हिसाब से इनाम दे रही। ये देश के लोगों को सोचना चाहिए कि ये हुकूमत क्या दस्तूर के मुताबिक काम कर रही है, कानून के मुताबिक काम कर रही है, डेमोक्रेसी के मुताबिक काम कर रही है, जमहूरी हुकूक के मुताबिक काम कर रही है, इंसान दोस्ती के मुताबिक काम कर रही है। ये असल सवाल देश की जनता से है। हुकूमत से सवाल करने का, मौजूदा हुकूमत से सवाल करने का कोई जवाज़ ही नहीं है। मौजूदा हुकूमत तो नफरत ही की बुनियाद पर अपना कारोबार चलाना चाहती है, ऐसे ही लोगों को इनाम देगी। तो हम यहाँ जो देश के जनता के लोगों से ये कहेंगे कि देश में जो अब माहौल बना हुआ है इसको बदलना चाहिए। मलिक साहब, आपने और इंजीनियर सलीम साहब ने दोनों ने सारी जिम्मेदारी अवाम पे डाल दी है कि ये काम भी अवाम करें, वो काम भी अवाम। हम भी आवामी है ना। अपना काम तय नहीं किया आप लोगों ने। जी, पहली बात आपका सवाल आ जाए तो सवाल ये है कि अपनी जिम्मेदारी आपने तय नहीं की, सब अवाम पे डाल दिया है। दूसरा सवाल ये है कि उसके राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के बाद पूरे मुल्क के अंदर जगह जगह मॉब लिंचिंग की एक लहर शुरू हो गई है, जहां जबरदस्ती जय श्री राम का नारा लगवाने के लिए कहा जा रहा है और जो नहीं कर रहा है उसकी पिटाई हो रही है, और ये मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में हो रहा है। एक बात तो ये, दूसरा ये जो अदालतों के फैसले हैं इस पर भी बेचैनी है। इस सवाल का जवाब ये सलीम साहब ने नहीं दिया। मैं आपसे चाहता हूँ इस बेचैनी को कंट्रोल करने के लिए, मॉब लिंचिंग के खिलाफ जो सूरत हाल पैदा हो रही है उस पर नौजवानों को समझाने के लिए आपके पास क्या है कहने के लिए? जी, तो आपने सवाल किया तो आपको जवाब भी ज़रा सुकून से सुनना है। पहली बात तो ये है कि हम देश की जनता ही सबसे बड़ी ताकत है। ये डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोक्रेसी में हुकूमत असल नहीं है, अवाम असल है। अवाम की ताकत से हुकूमतों को बदला जा सकता है, इसलिए हम अवाम ही से बात करना चाहते हैं। एक बात। अब दूसरी बात यह है कि जो हमारे गैर मुस्लिम भाई हैं, गैर मुस्लिम भाइयों में जो इंसाफ पसंद समझदार लोग हैं, उनसे भी बात करना चाहते हैं। गैर मुस्लिम भाइयों में, गैर मुस्लिम समाज में सारा का सारा समाज ये फ़िरका परस्तों, तंग नज़र और नफ़रत के कारोबारियों के पीछे नहीं है। अब भी समाज में इंसाफ पसंद लोग गैर मुस्लिम भाइयों में मौजूद हैं। हम गैर मुस्लिम भाइयों के उस इंसाफ पसंद समाज से इस बात का तकाजा करते हैं और उनकी हम मदद करेंगे, वो हमारी मदद करें कि हम सब मिलकर ये नफ़रत के जो कारोबारी हैं, ये जो नफ़रत से हुकूमत करना चाहते हैं, इनको हम लगाम देने की कोशिश करें। ये जिम्मेदारी मुसलमानों की नहीं है, ये जिम्मेदारी ज़्यादातर गैर मुस्लिम समाज के इंसाफ पसंद शहरियों की है, इंसाफ पसंद दोस्तों की है। हम उनसे बात करना चाहते हैं। जहाँ तक मुस्लिम नौजवानों का ताल्लुक़ है, यकीनन उनके अंदर मौजूदा हालात में बेचैनी है और बेचैनी के माकूल वजूहात हैं। इसलिए हम बार बार उनसे, कल भी हमने कहा कि हम कैसे कहें कि वो सब्र करें, तहम्मुल करें। सब्र करने, तहम्मुल करने की दरख्वास्त करने की भी एक हद होती है। हम अब भी चाहते हैं कि वो सब्र और तहम्मुली में रहें, लेकिन हम ये चाहते हैं कि उनके अंदर ये जो मौजूदा हालात हैं इसको बदलने के लिए वक्त चाहिए। उसके लिए सबसे अहम बात जो हम कहते हैं कि जो सोशल चेंज है, सोशल इंगेजमेंट है, सोशल एक्टिविटीज़ हैं, अपना जो सोशल स्ट्रेंथ है, समाजी क़ुव्वत को बढ़ाना पड़ेगा। ये एक दिन में होने वाला नहीं है, इसके लिए हमें काम करना पड़ेगा। मायूस होकर, परेशान होकर घर में बैठना नहीं है। दूसरा काम यह है कि जो अब मीडिया की ताकत है, इंटरनेट की ताकत है, टेक्नोलॉजी की ताकत है, सन्नाटा तोड़ना चाहिए, खामोश नहीं रहना चाहिए।
हर शहरी को जो जिम्मेदार है, जो समझ रहा है कि हुकूमत गलत कर रही है, जो समझ रहा है कि अदलिया का रुख सही नहीं है, जो समझ रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन का रवैया सही नहीं है, तो इस पर अपने ज़बान को खोलना और सोशल मीडिया की ताकत से कानून के अंदर, अदब के अंदर, अखलाक के अंदर, लेकिन अपनी आवाज़ को बुलंद करना चाहिए। तीसरा यह है कि पॉलिटिकल पावर बनने की कोशिश करना चाहिए। यहाँ के उन तमाम लोगों को जो इंसाफ पसंद हैं वो एक सियासी ताकत बनने की कोशिश करें, कौमी सतह पर भी, नीचे ग्राम पंचायत की सतह पर भी। एक दिन में हालात नहीं बदलेंगे। आज भी जो फिरका परस्त लोग यहाँ पर हैं, जिनके हाथों में मुल्क का इख्तिदार है, जो तंग नज़र हैं, वो एक दिन की मेहनत से नहीं आए और हम एक दिन की मेहनत से नहीं हटा सकते। तो इसलिए हम मुस्लिम नौजवानों से भी और गैर मुस्लिम समाज के इंसाफ पसंद लोगों से भी ये कहेंगे कि मौजूदा मुल्क के हालात बिगड़े हुए हैं और गलत हाथों में हैं, लेकिन ये हमेशा के लिए नहीं है। इनको बदलने की ताकत अवाम में है, इसलिए अवाम से बात कर रहे हैं। ये असल इससे जुड़ा हुआ एक सवाल है, ये सीए एनआरसी का जो प्रोटेस्ट था उसके दौरान भी काफी सपोर्ट मिला जो गैर मुस्लिम इंसाफ पसंद लोगों की आप बात कर रहे हैं। अभी हाल में ईवीएम को लेकर एडवोकेट भानु प्रताप और एडवोकेट प्राचा, इन दोनों ने बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया, सुप्रीम कोर्ट में गए उसके तो, और उसको लेकर उन्होंने कॉल दिया। और इस तरह के तमाम जो जिन इश्यूज की बात हम लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, तमाम इश्यूज पर एडवोकेट भानु प्रताप जो है वो एक बड़ा चेहरा हो चुके हैं प्रोटेस्ट का। वो इस बात की शिकायत लेकर अब मीडिया में इधर दो चार दिनों से खुलकर बोलने लगे हैं कि जब जब मुसलमान को आवाज देते हैं वो नहीं आता है साथ में ईवीएम के मामले पर। और ईवीएम को कहते हैं वो कि राम मंदिर से बड़ा इशू ईवीएम का है, उस पर मुसलमान नहीं, मुसलमानों को अगर आप सवाल कर लीजिए जी, कोई रिलीजियस मामला उनका होता है तो उस पर लाखों की भीड़ हो जाती है। लेकिन उनकी बात में सुन चुका, आपका सवाल है। हाँ, तो मेरा सवाल यह है कि उनकी शिकायत पर आप क्या कहेंगे? आप बोल रहे हैं कि इंसाफ पसंद लोगों के पास जाएंगे, लेकिन आप जा तो नहीं रहे अमली तौर पर, पूरा कोई मुसलमानों की तरफ से नहीं जा रहा, गिने चुने लोग जाते हैं, तो इसके लिए क्या कर रहे हैं आप? क्योंकि उनकी शिकायत जायज लगती है। उनकी शिकायत है नहीं है, जायज है नहीं है, वो फैसला तो आप करेंगे, आपको हक है उस पर फैसला करने का। लेकिन ईवीएम का जो मसला है, ईवीएम के मसले में अवाम को और माहिरीन को शक है कि ये ईवीएम नतीजे पे असरअंदाज हो रहा है, इसमें कोई उलटफेर का इम्कान है। तो ये जो बात है इसको हम समझ रहे हैं और उस पर हम भी अपनी बात बार बार पेश कर रहे हैं। अब दूसरी बात यह है कि ईवीएम के मसले को हल करने के लिए क्या ऐसा तरीका इख्तियार करें हम कि लोगों में अब ये बात जहन में आ जाए कि अब वोट डालने की क्या ज़रूरत है, पोलिंग स्टेशन जाएं क्यों, तकलीफ उठाएं क्यों। अगर हम पोलिंग स्टेशन जाएंगे, ईवीएम का इस्तेमाल करेंगे, तब भी कोई सही बात नहीं होगी, तो हम पोलिंग स्टेशन को ही जाना छोड़ दें। इसलिए हम ये समझ रहे हैं कि लोगों में इतनी बेजारी मत लाइए, यानी कुछ लोग ऐसा चाहते हैं कि लोग वोट ही ना डालें। इसलिए ईवीएम की गड़बड़ वो बिल्कुल सही है, उसके हल की जो कानूनी कोशिशें, अवामी कोशिशें, उसमें हम शरीक होंगे, लेकिन अपोजिशन सियासी पार्टियों का रोल होना चाहिए। जब तक अपोजिशन की जो सियासत में जो अपोजिशन पार्टियां हैं वो इलेक्शन कमीशन में उस इलेक्शन का बाइकाट नहीं करेंगी, वो इस किस्म की जो छोटी मोटी मुहिम है वो मुहिम कामयाब नहीं हो सकती। लेकिन उनकी बातों से हमको इत्तेफाक है, हस्ब ज़रूरत हम ताउन करते हैं। अब मसला ये है कि हर कोई फ़र्द उठकर कहे कि भाई मैं ये काम कर रहा हूँ, इसमें मुस्लिम कम्युनिटी मेरा साथ नहीं दे रही है। यानी कई इशूज़ पर हम लोगों का साथ देते हैं, उनके साथ जाते हैं, और जितना हमारे अंदर ताकत है हम उनके साथ मिलकर काम करते हैं। लेकिन ईवीएम का मसला दो तहरी तलवार है, इससे क्या पोलिंग को रोकना है या सिर्फ ईवीएम की शिकायत करना है? अगर ईवीएम की सिर्फ शिकायत है, उस पर कुछ कानूनी बात करना है तो हम साथ में हैं, लेकिन इसकी वजह से पोलिंग प्रोसेस में पोलिंग डालने नहीं जाना है तो उसमें हम उनके साथ नहीं हैं।